हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 4 कोऑर्डिनेटर और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, पार्ट 1 में हमने टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर में रेक्टेंगल पढ़ा। अब हम स्क्वायर पढ़ेंगे, तो स्क्वायर को हम उसकी प्रॉपर्टी से समझते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर क्या लिखा है। ऑल द साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। स्क्वायर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता है कि स्क्वायर कुछ इस टाइप का फिगर होता है और उसके अंदर जो फोर साइड होती हैं वह इक्वल होती हैं। फोर साइड स्क्वायर में इक्वल होती हैं। द अपोजिट साइड ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। और स्क्वायर की जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा पैरेलल होती है। ये साइड्स जो होती हैं वो कभी भी मीट नहीं करती। इनके बीच जो डिफरेंस है वो हमेशा बना रहता है। अगर ये डिफरेंस 8 सेंटीमीटर का है तो ये हमेशा बना रहेगा। आगे देखिए, द एंगल ऑफ अ स्क्वायर आर ऑल 90 डिग्री। और स्क्वायर के जो फोर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके सा सिंबल बनता है। इस तरह का सिंबल 90 डिग्री के एंगल को शो करता है। अगर ये सिंबल बना दिया तो इसका मतलब मैं कह रही हूँ ये एंगल 90 डिग्री का है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब जो स्क्वायर होती है उसकी डायगोनल भी बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये मिड पॉइंट है और ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, एक दूसरे के इक्वल है। बाइसेक्ट करने का मतलब ही है ये एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रही है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। तो ये जो एंगल्स बनते हैं ना, ये एंगल होते हैं 90 डिग्री के। तो ये जिस मिड पॉइंट पर ये बाइसेक्ट करती है वहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। आगे देखिए, आगे क्या है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द एंगल ऑफ द स्क्वायर into equal halves. This can also the expressed as the diagonal of square bisect the angle of the square. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आप समझिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इसको मैं आपको अलग से बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड सा हो गया है, तो उसको आप थोड़ा फिफ्थ पॉइंट को आप अलग से समझिए। हमारे पास एक स्क्वायर है, इस तरह का हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है, फोर एंगल 90 डिग्री के हैं और जो डायगोनल है वह मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वह 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। अब ये डायगोनल यहाँ पे भी तो कुछ एंगल बना रही है, एक एंगल यहाँ बना रही है, एक एंगल यहाँ बना रही है, यहाँ भी तो ये डायगोनल एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल है ना, ये टोटल तो 90 डिग्री का है। ये एंगल 90 डिग्री का है और ये जो एंगल है ना, ये 90 का हाफ है। 90 का हाफ है कहने का मतलब ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। तो ये जो डायगोनल है ना, ये इस एंगल को 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल जो है वो 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है टू इक्वल पार्ट में बांट रही है, 45 45। ये एंगल भी 45 45, ये एंगल भी 45 45 डिग्री, क्योंकि ये जो डायगोनल है वो 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो यहाँ पे यही कहा गया है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड द एंगल ऑफ द स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ। जो डायगोनल है वो स्क्वायर में जो एंगल बन रहे हैं उनको इक्वल हाफ 45 45 डिग्री में डिवाइड कर रही है। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द स्क्वायर। तो डायगोनल जो है वो स्क्वायर के जो 90 डिग्री का एंगल है उसे बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद क्या समझा। हमने समझा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी तो हमने यही सब तो पढ़ा था। अपोजिट साइड इक्वल है, फोर एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, फोर एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को मिड पॉइंट पे, और एडजेसेंट एंगल जो है उनका सम 180 डिग्री है। तो स्क्वायर में भी यही सब देखने को मिल रहा है। तो हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि उसके पास रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर को आपकी बुक में एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि मैं ये बोलूँ कि मैं इंडियन हूँ और मैं मलयाली भी हूँ, तो भाई उसी तरह से स्क्वायर क्या है, स्क्वायर स्क्वायर तो है ही, साथ में एक रेक्टेंगल भी है। तो आपने क्या देखा, स्क्वायर और रेक्टेंगल में अगर कोई डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है उसे आप अच्छे से समझिए।
आपको आगे तक काम आएगा। आप देखिए कि रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का फिगर होता है और इसमें ये जो डायगोनल होती है ये भी क्या होती है, बाइसेक्ट करती है मिड पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे जो एंगल होते हैं इसमें रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहे होते हैं ना रेक्टेंगल में, ये 90 डिग्री के नहीं बन रहे होते हैं। और ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री के है, ये टू एंगल का सम जो है वो तो 90 डिग्री है। लेकिन एक एंगल होता है एक्यूट एंगल, एक एंगल होता है एक्यूट एंगल और एक एंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस होगा, ये ऑब्ट्यूस है तो ये एक्यूट होगा, ये एंगल ऑब्ट्यूस है तो ये एक्यूट होगा। इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, लेकिन ये एंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे होंगे जैसे कि स्क्वायर में करते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री। ये एंगल अगर एक्यूट है तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस होगा। तो भाई ये डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच का जो कनेक्शन है वो आपकी बुक में वेन डायग्राम बना के बताया गया है, तो वह कैसे बनेगा वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। यहाँ मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। यहाँ पे कहा गया है कि हर स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं लेकिन हर रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। वेन डायग्राम क्या कह रहा है, आपके पास ओवल शेप में एक सर्किल है, इस ओवल शेप के सर्किल में बहुत सारे रेक्टेंगल हैं अलग अलग शेप और साइज के, और ये जो सर्किल है इसमें बहुत सारे स्क्वायर हैं अलग अलग शेप और साइज के। तो भाई हम एक स्क्वायर को रेक्टेंगल के अंदर रख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी है। एक स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल के अंदर रख सकती हूँ लेकिन मैं एक रेक्टेंगल को स्क्वायर के अंदर नहीं रख सकती। तो रेक्टेंगल्स जितने भी थे वहां वो हमने इस ओवल सर्किल के बाहर रखे हैं और स्क्वायर को यहाँ पे अलग रखा है। तो ये वेन डायग्राम आपको ये कह रहा है, जिस तरह से आपको एग्जाम्पल दिया गया कि मैं इंडियन भी हूँ और मलयाली भी हूँ, उसी तरह से ये स्क्वायर क्या कह रहा है कि मैं स्क्वायर भी हूँ और मैं एक रेक्टेंगल भी हूँ। तो मैं, ये तो सारे रेक्टेंगल हैं और ये स्क्वायर है, तो भाई एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, इसलिए रेक्टेंगल्स को सारे अलग रखा गया है और स्क्वायर को रेक्टेंगल के अंदर रखा गया है। अब डिडक्शन 5 देखिए, व्हाट शुड बी द एंगल्स फाउंड बाय द डायगोनल। जो एक जो स्क्वायर होता है उसके अंदर जो डायगोनल्स होती हैं वो कैसे एंगल बनाएंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप एक स्क्वायर बना लीजिए कुछ इस तरह से, एक स्क्वायर आप बनाइए ए बी सी डी, ए बी सी डी हमने स्क्वायर बना दिया और डायगोनल बना दी ए सी, डायगोनल ए सी बना दी और बी डी डायगोनल हमने बना दी और इसका मिड पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया ओ। अब हम ये जो डायगोनल है ये किस तरह के एंगल बनाएंगे ये हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कंडीशन से समझेंगे। अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, एक तो हम लेंगे ए ओ बी और दूसरा लेंगे बी ओ सी। इन दो ट्रायंगल का हम यूज कर रहे हैं तो इनको हम सेपरेट बना लेते हैं, हमें आसानी रहेगी। एक ट्रायंगल लिया है हमने ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है बी ओ सी। ये दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल बी ओ सी में आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी में आप क्या देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ए बी साइड जो है वो बी सी साइड के इक्वल है, तो आप लिख लीजिए साइड ए बी जो है वह इक्वल है साइड बी सी के। और आप क्या देख रहे हैं ए ओ साइड जो है वो ओ सी साइड के इक्वल है, तो साइड ए ओ जो है, साइड ए ओ जो है वो ओ सी साइड के इक्वल है, देख पा रहे हैं ना आप। और क्या देख रहे हैं आप, ओ बी साइड जो है वो कॉमन है, साइड ओ बी जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, साइड ओ बी जो है वह कॉमन है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। ए बी साइड बी सी साइड के इक्वल है, ए ओ साइड ओ सी साइड के इक्वल है और ओ बी साइड दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के। और यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, साइड साइड साइड, तो बाय एस बाय एस 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 कंडीशन। ठीक है,
अब यहाँ पे इस कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? अब आप देखिए कि ये जो ओ वर्टेक्स है, इस पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो ओ वर्टेक्स पे जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो आप ए ओ बी जो एंगल है, तो ओ जो है वो 90 डिग्री का है। ऐसे बी ओ सी जो ओ एंगल है यहाँ पे कॉमन, ओ वर्टेक्स पे जो दो कॉमन एंगल हैं ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो अगर इन दोनों एंगल को हम मिला दिया जाए, इन दोनों एंगल को हम मिला दें तो 90 90 क्या होता है 180। और आप देख रहे हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड मिलके क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल बना रही है। एओ साइड और ओ सी साइड मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रही है जो 180 डिग्री का है। और ओ वर्टेक्स पे ये जो दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC 180 डिग्री के हैं। कैसे? क्योंकि O जो है वो 90 डिग्री है और ये यहाँ पे भी O 90 डिग्री है और इनका सम 180 डिग्री होगा। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि O वर्टेक्स पे ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा और इन दोनों का सम 180 डिग्री का होगा। और यहाँ पे जो एंगल होंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये एंगल्स जो होंगे वो 45 डिग्री के होंगे। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और बाकी के 90 डिग्री के एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं डायगोनल से, तो वह सब 45 डिग्री के होंगे। बाकी के जो एंगल्स बनेंगे वह 45 डिग्री के बनेंगे। तो भाई स्क्वायर और उसकी प्रॉपर्टी हमने समझ ली है। अब हम फिगर इट आउट में जो क्वेश्चंस हैं वह नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। Figure it out, page number 94, question 1. Find all the other angles inside the following rectangle. यहाँ दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में रेक्टेंगल है ABCD, डायगोनल है AC और BD। आपको करना क्या है, ये जो डायगोनल है, ये जितने भी एंगल्स फॉर्म कर रही हैं इस रेक्टेंगल में, वह आपको बताना है। एक एंगल आपको बता दिया गया है 30 डिग्री का। अब कितने एंगल्स बन रहे हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं। अगर इसे हम एंगल 1 मानते हैं तो ये होगा एंगल 2, ये होगा एंगल 2। और अगर ये एंगल 3 है तो ये होगा एंगल 4। ये अगर एंगल 5 है तो ये होगा एंगल 6। ये अगर एंगल 7 है तो ये होगा एंगल 8। और अगर ये एंगल 9 है तो ये होगा एंगल 10। ये अगर एंगल 11 है तो ये होगा एंगल 12। तो आप देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगल में टोटल 12 एंगल बना रही है ये डायगोनल्स। और ये 12 एंगल्स कितने डिग्री के होंगे ये हमें बताना है और हमें सिर्फ एक एंगल दिया गया है, एंगल 1 जो 30 डिग्री का है। अब हम देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल AOB पे इसे हम क्या करते हैं, इसे हम O पॉइंट मान लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल AOB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल AOB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो भाई ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस के ऊपर, बेस क्या है AB, बेस के ऊपर जो एंगल बने हैं वो इक्वल होंगे। एंगल 1 अगर 30 डिग्री का है तो एंगल 3 भी 30 डिग्री का ही होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए AOB is an isosceles triangle. Isosceles triangle. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? इन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल the base angles,
आर इक्वल, अब बेस एंगल इक्वल होते हैं तो फिर क्या है, एंड सो एंगल 1 इक्वल 30 डिग्री एंड एंगल 3 इक्वल 30 डिग्री। तो भाई एंगल 1 और एंगल 3 तो हमने फाइंड कर लिए, ये दोनों ही 30 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे जो एंगल्स हमें फाइंड हो गए वे हम थोड़े हाईलाइट कर देते हैं। अब आप देखिए कि भाई एक ट्रायंगल के दो एंगल हमें पता है तो बाकी के एंगल्स भी हम बता सकते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। तो इन ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल एओबी हम देख रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 10 इक्वल 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज की हमने, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंगल 1 जो है 30 डिग्री का है, एंगल 3 भी 30 डिग्री का है और एंगल 10 हमें फाइंड करना है 180 डिग्री लिख लीजिए। 30 30 60 हो गया, एंगल 10 फाइंड करना है 180, एंगल 10 को यही रखिए, 180 माइनस 60 इक्वल एंगल 10 इक्वल 120 डिग्री। आपको समझ आ गया होगा। तो एंगल 10 कितना है, 120 डिग्री है। तो भाई इस जो ये जो ट्रायंगल है एओबी, इसमें ऑल एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, एंगल 1 30 डिग्री, एंगल 3 30 डिग्री एंड एंगल 10 120 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि एंगल एओबी और एंगल डीओसी ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये भी क्या, एंगल डीओसी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। तो फिर अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी जितने भी एंगल होंगे वो इन एंगल्स के इक्वल ही होंगे। एंगल 1 के इक्वल होगा एंगल 2, एंगल 1 के इक्वल होगा एंगल 2, ये 30 डिग्री का होगा, और एंगल 3 के इक्वल होगा एंगल 4, ये भी 30 डिग्री का होगा, और एंगल 10 के इक्वल होगा एंगल 9, ये 120 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं। तो भाई हमने ट्रायंगल डीओसी के ऑल एंगल फाइंड कर लिए हैं, इनको हम नेक्स्ट साइड में लिख भी लेते हैं। ट्रायंगल एओबी, ट्रायंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट है, तो लिख लेते हैं ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीओडी के। और क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी आर आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। तो ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 कितना है, एंगल 2 जो है वह 30 डिग्री है, एंगल 4 जो है वह भी 30 डिग्री है, और एंगल 9 जो है, एंगल 9 जो है वो 120 डिग्री है, क्योंकि वर्टिकली एंगल 9 को हम नीचे लिखते हैं। ये क्या है, आइसोसेलेस ये 30 डिग्री, यहाँ तो आप लिख लीजिए बेस एंगल, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के, इसलिए ये 30 डिग्री के हैं। और एंगल 9 जो है वो 120 डिग्री का है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमने दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओडी में जितने भी एंगल्स थे फाइंड कर लिए हैं। हम इनको हाईलाइट भी कर लेते हैं। एंगल 230 डिग्री, एंगल 230 डिग्री, एंगल 430 डिग्री एंड एंगल 9 120 डिग्री। अब हम ट्रायंगल एओडी में जितने भी एंगल्स हैं कितने डिग्री के होंगे फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल
ए ओ डी। अब ट्रायंगल ए ओ डी देख रहे हैं ना आप, ट्रायंगल ए ओ डी। इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि एंगल 5 और एंगल 1 का ऐड 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो एंगल है एक रेक्टेंगल के अंदर ये 90 डिग्री का होता है। तो मैं एंगल 5 और एंगल 1 को प्लस करूं तो मुझे 90 डिग्री मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल 90 डिग्री। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। अब अगर ये दोनों एंगल 5 तो हमें फाइंड करना है, लेकिन एंगल 1 30 डिग्री हमें फाइंड है, तो हम एंगल 5 फाइंड कर सकते हैं। एंगल 5 को यही रखिए और 90 माइनस 30 करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि एंगल 5 जो है वह 60 डिग्री का है। अब एंगल 5 आपका 60 डिग्री का है, तो यहाँ लिख लीजिए एंगल 5 कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अब ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी ये साइड इक्वल है, तो इस ट्रायंगल की भी तो ये दो साइड इक्वल है। तो ये दो साइड इक्वल है तो बेस पे जो एंगल बनते हैं, बेस साइड पे जो एंगल्स बनते हैं वे इक्वल होते हैं। तो एंगल 5 60 डिग्री का है तो एंगल 7 भी 60 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 7 इक्वल 60 डिग्री, क्योंकि क्या है, ट्रायंगल 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 ए ओ डी क्या है, इज एन आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस एंगल आर इक्वल। तो हमने एंगल 7 भी फाइंड कर लिया। अब आप क्या देख रहे हैं भाई कि ट्रायंगल हमने ए ओ डी में एंगल 7 और एंगल 5 तो फाइंड कर लिया, जो दोनों ही 60 डिग्री के हैं। अब एंगल 11 फाइंड कैसे करें, आप देख रहे हैं कि एंगल 9 और एंगल 11 को आप मिलाइए। एंगल 9 और एंगल 11 को आप मिलाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो इस स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बन रहा है। इस स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं जो 180 डिग्री का होता है। तो एंगल 9 और एंगल 11 मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम एंगल 11 कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इधर कर लीजिए कि भाई एंगल 9 प्लस एंगल 11 इक्वल 180 डिग्री, कैसे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल 9 तो हमें पता है 120 डिग्री का है, एंगल 11 हमें फाइंड करना है। तो एंगल 11 को आप यहीं रखिए, 120 को इधर ले जाइए, माइनस का 120 हो जाएगा और एंगल 11 आपको मिल जाएगा 60 डिग्री का। तो एंगल 11 कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब आपको पता है कि एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, क्योंकि इनकी जो दो साइड है ये इक्वल है। तो भाई ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी है, आइसोसेलेस भी है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि एंगल 5 जो है वो एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। तो एंगल 7 60 है तो एंगल 8 भी 60 होगा और एंगल 5 60 है तो एंगल 6 भी 60 होगा और एंगल 11 अगर 60 है तो एंगल 12 भी 60 ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भी सारे एंगल इक्वल होंगे। तो भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल हम लिख सकते हैं। पहले तो आप लिख लीजिए कि ट्रायंगल आपका जो ए ओ डी है और कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ बी के, ट्रायंगल सी
ओ बी के कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल सी ओ बी के कॉन्ग्रेंट भी है। और आप क्या देख रहे हैं कि बोथ ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो बोथ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल COB एंगल एंगल 6 इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल 8 इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल 8 इक्वल 60 डिग्री। और आप क्या देख रहे हैं कि एंगल 12 इक्वल भी 60 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपने किस तरह से यहाँ पे 12 एंगल बन रहे थे, इस रेक्टेंगल की डायगोनल 12 एंगल बना रही थी और हमें सिर्फ एंगल 1 फाइंड था। हमने बाकी के सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। रेक्टेंगल है PQRS, डायगोनल है SQPR, या बोले RP या QS। डायगोनल जो है 12 एंगल्स फॉर्म कर रही है। वन एंगल 110 डिग्री का गिवन है, बाकी के एंगल आपको फाइंड करने हैं। एंगल 1 अगर 110 डिग्री का है तो एंगल 2 भी 110 डिग्री का होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इतना तो हम लिख लेते हैं कि एंगल 1 जो है 110 डिग्री का है और एंगल 2 भी 110 डिग्री का है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दो एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं, वन तो गिवन था, सेकेंड एंगल हमने फाइंड कर लिए, तो जो एंगल हमें फाइंड है उन्हें हम हाईलाइट कर लें। अब एंगल 12 फाइंड कर सकते हैं हम, एंगल 1 गिवन है, एंगल 12 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 12 मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल होता है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल इस तरह से बनता है, हाफ कर्व बनाता है, वो 180 डिग्री का होता है। ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये दोनों एंगल मिलके हाफ कर्व बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 12 इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर मिल रहा है, लीनियर पेयर। अब आप देखिए कि एंगल 1 तो आपका 110 डिग्री का है, एंगल 12 आपको फाइंड करना है। 180 डिग्री इधर लिखिए आप, एंगल 12 को यहीं छोड़िए और 180 माइनस 110 करेंगे तो आपको एंगल 12 मिल जाएगा 70 डिग्री का। तो एंगल 12 कितने डिग्री का हो गया भाई? एंगल 12 हो गया 70 डिग्री का। अब एंगल 12 फाइंड है तो एंगल 11 भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल 11 कितने डिग्री का होगा? एंगल 11 भी 70 डिग्री का होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 4 एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, एंगल 1, 12, 2 एंड 11, ये 4 एंगल हम फाइंड कर चुके हैं। एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 12 एंड एंगल 11, ये 4 एंगल्स तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल QOR जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब बेस साइड क्या है? QR, तो बेस पे जो एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस एंगल में बेस साइड पे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल QOR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल QOR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो हम क्या देख रहे हैं? सो बेस एंगल आर इक्वल, बेस बेस एंगल्स आर बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 6 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लेट, हम क्या मान लेते हैं कि लेट एंगल 6 एंड एंगल 4 बी एक्स, हम इनको एक्स मान लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल एक्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो एंगल 1 तो हमारा 110 डिग्री का है, और x 2x हो जाएगा 180 डिग्री, और 2x को तो यहीं रखिए, 180 माइनस 110, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2x इक्वल, आपको यहाँ मिलेगा 70। और जब आप x को यहीं छोड़ेंगे तो 70 और 2 को यहाँ डिवाइड करेंगे 70 से, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल 35। अब x इक्वल 35, x है क्या? x है एंगल 6 एंड एंगल 4, तो एंगल 6 भी आपका 35 डिग्री का होगा एंड एंगल 4 भी आपका 35 डिग्री का होगा। सो एंगल आप लिख दीजिए, सो एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल 35 डिग्री। तो भाई ये हमने क्या करा? हमने ट्रायंगल क्यू ओ आर में, ट्रायंगल क्यू ओ आर जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें हमने ऑल 3 एंगल फाइंड कर लिए। एंगल 1 110 डिग्री गिवन था, एंगल 4 35 एंड एंगल 6 35 डिग्री का है। अब आपको पता है कि ट्रायंगल क्यू ओ आर और ट्रायंगल पी ओ एस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस तो है ही, ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस भी हैं और एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हैं। पी ओ एस क्यू ओ आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल 4 जो है वो ट्रायंगल 3 के इक्वल है। ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 3 के इक्वल है। ट्रायंगल 3 भी 35 डिग्री का है, और सॉरी एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल है। और एंगल 2 तो हमें फाइंड है ही, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये तो 110 डिग्री का है ही। तो भाई हमने ट्रायंगल पीओएस के ऑल एंगल भी फाइंड कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा जो क्यू ओ आर है, क्यू ओ आर कॉन्ग्रुएंट है, एक तो क्यू ओ आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ एस के, ट्रायंगल पी ओ एस के कॉन्ग्रुएंट है। एंड आप क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल क्यू ओ आर एंड, और आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल क्यू ओ आर, आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए कि ट्रायंगल ट्रायंगल क्यू क्यू ओ आर एंड ट्रायंगल पी ओ एस आर एन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो भाई अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमने क्या देखा? सो तो हम देख रहे हैं कि भाई एंगल, आपका जो एंगल 3 है, सो एंगल 3 इक्वल, एंगल 3 जो है वो 35 डिग्री का है, और एंगल 5 भी 35 डिग्री का है। एंगल 5 भी 35 डिग्री का है, क्योंकि
बेस एंगल है, ये आइसोसेलेस बेस एंगल एंगल्स इक्वल इन एन आइसो आइसो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए ये दोनों बेस एंगल इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इसलिए एंगल 3 और एंगल 5 35 है और भाई ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर इक्वल तो होना ही है। और एंगल 2 जो है वो हम पहले ही बता चुके हैं 110 डिग्री का है क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड एंगल 2 इक्वल हम लिख भी देते हैं, चाहे तो लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल 110 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल QOR के ऑल एंगल्स भी फाइंड कर लिए हैं। एंगल 3 जो है वो 35 डिग्री का है, एंगल 5 भी 35 डिग्री का है और एंगल 2 तो हमने फाइंड पहले ही कर लिया था। अब हम ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल ROS में जितने भी एंगल्स है वह भी फाइंड कर लेते हैं। ट्रायंगल QOP में ऑल एंगल्स कितने डिग्री के होंगे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल QOP। ट्रायंगल QOP में आप देख रहे हैं कि एंगल 11 तो 70 डिग्री का है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख लेते हैं एंगल 11 इक्वल 70 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप देखिए कि एंगल 7 कितने डिग्री का होगा, आपको पता है एंगल P जो है 90 डिग्री का है, तो हम एंगल 7 और एंगल 3 मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 7 प्लस एंगल 3 इक्वल 90 डिग्री। क्लियर, एंगल P अगर 90 डिग्री का है तो एंगल 7 और एंगल 3 मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। तो भाई एंगल 7 हम फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से एंगल 7 फाइंड करना है, एंगल 3 तो 35 डिग्री है हमें फाइंड है और 90 डिग्री यहाँ पे है ही। तो आप देखिए कि एंगल 7 को हम यहीं रखेंगे, एंगल 7 यहीं रखा, 90 माइनस 35 तो एंगल 7 हमें मिल गया 55 डिग्री का। एंगल 7 है आपका 55 डिग्री का, तो ये आपको 55 डिग्री मिल गया। अब आपको पता है कि ट्रायंगल जो QOP है ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी ये साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो बेस साइड पे जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल अगर 7 55 डिग्री का है तो एंगल 9 भी 55 डिग्री का ही होगा। तो एंगल 9 आपका है 55 डिग्री का। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 9 इक्वल 55 डिग्री। क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि ट्रायंगल आपका QOP जो है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल and base angle are equal. तो base angles are equal in isosceles triangle। तो भाई बेस एंगल इक्वल है इसलिए हमारा जो एंगल 9 है वह भी 55 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमने एंगल 7 और एंगल 9 फाइंड कर लिया है ट्रायंगल QOP में, और एंगल 11 तो हमें ऑलरेडी फाइंड था। तो भाई एंगल 11, एंगल 7 एंड एंगल 9 हमने फाइंड कर लिया है। अब बचा ट्रायंगल ROS। तो भाई ये ट्रायंगल ROS तो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QOP के, तो फिर आपने क्या समझा, एंगल जो 7 है वो एंगल 8 के इक्वल है। एंगल 8 कितना हुआ, तो फिर हमारा एंगल 8 भी हमारा 55 डिग्री का ही हुआ। और एंगल 9 जो है वो एंगल 10 के इक्वल है, तो एंगल 10 भी 55 डिग्री का हो गया। तो आपने क्या पाया, हमने पाया कि ट्रायंगल आपका जो ट्रायंगल है ROS, ट्रायंगल ROS में आप क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ROS
जो है वो क्या है, पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू ओ पी के, कॉन्ग्रुएंट भी है। और आप क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल आर ओ एस एंड ट्रायंगल ट्रायंगल आर ओ एस और ट्रायंगल क्यू ओ पी आर and isosceles triangle. So तो हम देख रहे हैं कि एंगल 8 इक्वल 55 डिग्री, एंगल 10 इक्वल 55 डिग्री एंड एंगल जो 12 है, एंगल 12 इक्वल 70 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस रेक्टेंगल पी क्यू आर एस में जितने भी एंगल्स थे फाइंड कर लिए और क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए कि आपका जो एंगल 8 है वो 55 डिग्री का है ट्रायंगल आर ओ एस में, और आपका ये ट्रायंगल क्यू पी एस में। तो आपका एंगल 8 55 डिग्री का और जो एंगल 10 है वह 55 डिग्री का और एंगल 12 जो है वो 70 डिग्री का है। अब क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। Question 2. Draw a quadrilateral whose diagonals have equal length of 8 cm that bisect each other and intersect at an angle of 30 degree, 40 degree, 90 degree, 140 degree. कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर है जिसके बोथ डायगोनल 8 सेंटीमीटर की है और जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, वहां एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री के, 40 डिग्री के, 90 डिग्री के, 140 डिग्री के। तो आपको ये क्वाड्रिलेटर बनाना है तो सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम तो हम स्केल को यूज करते हुए 8 सेंटीमीटर की डायगोनल बना लेंगे। कुछ इस तरह से 8 सेंटीमीटर की डायगोनल बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस 8 सेंटीमीटर की डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये 8 सेंटीमीटर की डायगोनल है, ये डायगोनल है 8 सेंटीमीटर की। अब इस 8 सेंटीमीटर की डायगोनल का मिड पॉइंट क्या हो सकता है, ये तो मोर देन हाफ लेना है और आपको अपने कंपास और का और पेंसिल को यूज करना है और मोर देन हाफ लेना है। तो इस 8 सेंटीमीटर की डायगोनल का मोर देन हाफ कितना होगा, इतना होगा। अब आपने मोर देन हाफ ले लिया। अब आपको इस पॉइंट से एक आर्क बनानी है इस साइड और इसी पॉइंट से एक आर्क आपको बनानी है इसी साइड। अब दूसरे पॉइंट पे जाइए इस डायगोनल की और आप यहाँ से भी एक आर्क बनाइए इस साइड और यहाँ से भी ये आर्क बनाइए इस साइड। तो आप इस तरह से आर्क बनाएंगे दोनों साइड से। तो आपको कुछ इस तरह का ये दोनों आर्क इस तरह से इंटरसेक्ट होती हुई मिलेंगी। अब ये आर्क आपकी इस तरह से इंटरसेक्ट हो रही है तो आप इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर दीजिए। दोनों आर्क को ज्वाइन करने पे आपको इस 8 सेंटीमीटर डायगोनल का मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब आपने 8 सेंटीमीटर डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। इस मिड पॉइंट पे आप प्रोटेक्टर के सेंटर को रखिए और आप 30 डिग्री का एंगल फाइंड करिए और उसे मार्क कर लीजिए। इस तरह से आप देखिए सेंटर पे हमने प्रोटेक्टर को रखा और 30 डिग्री का एंगल मार्क कर लिया और हमने 30 डिग्री का एंगल बना लिया है। लेकिन ये जो 30 डिग्री का एंगल है यही तो सेकंड डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटर की जो 8 सेंटीमीटर की है। तो मिड पॉइंट से आप देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर इस साइड होगा और 4 सेंटीमीटर ही इस साइड होगा। तो हमें फिर इस 30 सेंटीमीटर का जो एंगल है और 8 सेंटीमीटर की ये जो डायगोनल है इसका 4 सेंटीमीटर हमें मार्क करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, आप देखिए इसके लिए आप क्या करिए कि भाई आपने मिड पॉइंट तो निकाल ही लिया, इस 8 सेंटीमीटर की डायगोनल का मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। अब ये जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट से इस साइड ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ तक और यहाँ तक भी 4 सेंटीमीटर है। तो आप अब क्या करिए, अपने कंपास लीजिए और इससे 4 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए, कुछ इस तरह से 4 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए और 30 डिग्री का एंगल आपने बना ही लिया है।
30 डिग्री का एंगल आप बना चुके हैं, कुछ इस तरह से बना है 30 डिग्री का एंगल, और ये हमारी सेकंड डायगोनल भी हो गई है, ये हमारी सेकंड डायगोनल भी हो गई है। अब ये 30 डिग्री का एंगल तो हम बना चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर मार्क करना है, क्योंकि ये जो डायगोनल है वो इस साइड भी 4 सेंटीमीटर है और इस साइड भी 4 सेंटीमीटर है और इसका मिड पॉइंट ये है। तो कैसे मार्क करेंगे? यहाँ से हमने अपने कंपास और पेंसिल को लिया और 4 सेंटीमीटर मार्क किया, और अब इस साइड भी मार्क कर लीजिए और इस साइड भी 4 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए, कुछ इस तरह से कंपास और पेंसिल को यूज करते हुए। तो मार्क करने पे आपको कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसको आपको जॉइन कर लेना है, इन सब लाइन सेगमेंट को आपको जॉइन कर लेना है। किस तरह से? आप देखिए, इस इस डायगोनल को इस डायगोनल से जॉइन कर दीजिए, इस डायगोनल को इस डायगोनल से जॉइन कर दीजिए, और इस यहाँ आप इस तरह जॉइन कर दीजिए और यहाँ आप इस तरह से जॉइन कर दीजिए। तो जॉइन करने पे आपको ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर मिल जाएगा, जो कुछ इस तरह से होगा। और इस कोऑर्डिनेटर में आप देखिए कि दोनों डायगोनल 8 सेंटीमीटर की हैं और मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही हैं, और 830 डिग्री, और जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हो रही है वहां 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेटर ABCD बना दिया है। अब हम सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम 8 सेंटीमीटर की डायगोनल बनाएंगे, स्केल को यूज करते हुए कुछ इस तरह से। अब 8 सेंटीमीटर की डायगोनल हमने बना ली है। अब आपको क्या करना है, इस 8 सेंटीमीटर की डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, आप इस 8 सेंटीमीटर की डायगोनल का मान लीजिए मिड पॉइंट ये है, तो आप अपने कंपास को लीजिए और मोर देन ले लीजिए। मिड पॉइंट से मोर देन आपने आइडिया लगाया कि मिड पॉइंट ये है, और इस आइडिया से थोड़ा ज्यादा आप लीजिए, इतना इतना आप लीजिए, और इस साइड से इस एक आर्क आप यहाँ लगाइए, इस साइड से एक आर्क आप यहाँ लगाइए, एक आर्क आप यहाँ लगाइए, और इस वाले पॉइंट से भी, इस डायगोनल के इस वाले पॉइंट से भी, इस लाइन सेगमेंट के इस वाले पॉइंट से भी एक आर्क आप यहाँ लगाइए, एक आर्क आप यहाँ लगाइए, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट होगी, और आप जब इन दोनों आर्क को आपस में जॉइन करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा इस 8 सेंटीमीटर डायगोनल का। अब 8 सेंटीमीटर डायगोनल का मिड पॉइंट मिल गया है, इस मिड पॉइंट से ही हम 40 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। अपने प्रोटेक्टर को रख के सेंटर को इस मिड पॉइंट पे रखेंगे और 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कुछ देखिए किस तरह से 40 डिग्री आपको मिल रहा है प्रोटेक्टर पे, आप मार्क कर लीजिए, और आपको ये 40 डिग्री का एंगल तो मिल ही रहा है, साथ में ये आपकी सेकंड डायगोनल भी है। तो हम क्या करेंगे, अब ये सेकंड डायगोनल 8 सेंटीमीटर की है, तो आप देखेंगे कि मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर बोथ साइड ये होगी। तो हम अब ये 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हमें मार्क करना होगा, यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर मार्क करना होगा, तभी ये कोऑर्डिनेटर हम फॉर्म कर पाएंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर हम कैसे मार्क करेंगे, आप देखिए। हमने 8 सेंटीमीटर डायगोनल का मिड पॉइंट ले लिया, 40 डिग्री का एंगल भी ले लिया। अब आपको पता है कि ये डायगोनल सेकंड डायगोनल है, 4 सेंटीमीटर इधर है, 4 सेंटीमीटर इधर है, तो 4 सेंटीमीटर मार्क भी करना होगा। कैसे करेंगे भाई? आप देखिए, आप अपने कंपास को लीजिए, अपना कंपास आप लीजिए, और इस कंपास में आप ये 4 सेंटीमीटर है इस डायगोनल का, इस डायगोनल का ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो आपने कंपास को ओपन कीजिए और 4 सेंटीमीटर आप यहाँ से ले लीजिए। ले लिया आपने 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस डायगोनल पे इधर मार्क एक आर्क बनाइए, और एक आर्क ही आप यहाँ पे बनाइए, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर ही तो है। अब आपको करना क्या है कि दोनों डायगोनल के जो आपको जो साइड्स हैं उनको ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। बोथ डायगोनल्स की साइड ज्वाइन करेंगे हम इस तरह से। बोथ डायगोनल की साइड ज्वाइन करने पे हमें एक कोऑर्डिनेटर मिल जाएगा, जिसे हम नाम दे सकते हैं PQRS। तो इस तरह से हमें एक कोऑर्डिनेटर मिल जाएगा PQRS, जिसमें बोथ डायगोनल 8 सेंटीमीटर की है
और बाइसेक्टिंग पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमने 40 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर लिया है। तो क्वेश्चन 2 हमने कर लिया है, क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट करने के लिए हम 8 सेंटीमीटर की डायगोनल फॉर्म करेंगे पहले कुछ इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, इस 8 सेंटीमीटर की डायगोनल के को बाइसेक्ट करेंगे, उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये 8 सेंटीमीटर की डायगोनल है, तो इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, ये तो हमने आईडी से फाइंड किया, लेकिन एक्चुअली इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, कंपास मोर देन हाफ अपने कंपास को ओपन करेंगे। मोर देन हाफ कंपास को ओपन करने के बाद, मोर देन हाफ अपने ओपन किया, एक आर्क आपने यहाँ लगाई, एक आर्क आपने यहाँ लगाई, इस साइड से भी आप दो आर्क, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, आपको कुछ इस तरह का फिगर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों आर्क को आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा इस डायगोनल का। अब आपने इस डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब यहाँ के इस मिड पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो आपको फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है जो 90 डिग्री का होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपको अलग से एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो सेकंड डायगोनल है इस पे 4 सेंटीमीटर आप इसको करके कट लगाने हैं, क्योंकि ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर की है। तो 4 सेंटीमीटर के कट आप कैसे लगाएंगे भाई, पहले तो आप क्या करिए, हमने इसके इन पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया और ये 8 सेंटीमीटर की डायगोनल हो गई। अब 4 सेंटीमीटर के कट लगाने के लिए हमने क्या करना है, आपको पता है ये 4 है, ये भी 4 है, आप अपना कंपास लीजिए और 4 सेंटीमीटर फाइंड कर लीजिए। इस तरह से 4 सेंटीमीटर आप फाइंड कर लीजिएगा और यहाँ पे कट लगा दीजिएगा। 4 सेंटीमीटर का कट यहाँ लगा दीजिएगा और 4 सेंटीमीटर का ही कट आप यहाँ लगा दीजिएगा। अब क्या करना है, अब ये जो डायगोनल्स है इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो डायगोनल के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमें कुछ इस तरह का फिगर मिल जाएगा, जिसको हम नाम दे सकते हैं एल, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एल एम एन ओ, इस तरह से नाम दे सकते हैं। और आपको पता है परपेंडिकुलर जो होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है या फिर इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे ये इस ये जो डायगोनल है ना, ये वाली डायगोनल आपकी ये परपेंडिकुलर बना रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन, तो ये 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी हमें मिल रहा है। इसलिए हमें प्रोटेक्टर का यूज करके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने की जरूरत नहीं है और हमें कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। फेयर फिगर आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेटर मिल जाएगा। अब हम पार्ट 4 कर लेते हैं। थर्ड पार्ट करने के लिए हम 8 सेंटीमीटर की डायगोनल फॉर्म करेंगे पहले कुछ इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, इस 8 सेंटीमीटर की डायगोनल के को बाइसेक्ट करेंगे, उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये 8 सेंटीमीटर की डायगोनल है, तो इसका मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, ये तो हमने आईडी से फाइंड किया, लेकिन एक्चुअली इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, कंपास मोर देन हाफ अपने कंपास को ओपन करेंगे। मोर देन हाफ कंपास को ओपन करने के बाद, मोर देन हाफ अपने ओपन किया, एक आर्क आपने यहाँ लगाई, एक आर्क आपने यहाँ लगाई, इस साइड से भी आप दो आर्क, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, आपको कुछ इस तरह का फिगर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों आर्क को आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा इस डायगोनल का। अब आपने इस डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब यहाँ के इस मिड पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो आपको फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है जो 90 डिग्री का होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपको अलग से एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो सेकंड डायगोनल है इस पे 4 सेंटीमीटर आप इसको करके कट लगाने हैं, क्योंकि ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर की है। तो 4 सेंटीमीटर के कट आप कैसे लगाएंगे भाई, पहले तो आप क्या करिए, हमने इसके इन पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया और ये 8 सेंटीमीटर की डायगोनल हो गई। अब 4 सेंटीमीटर के कट लगाने के लिए हमने क्या करना है, आपको पता है ये 4 है, ये भी 4 है, आप अपना कंपास लीजिए
और 4 सेंटीमीटर फाइंड कर लीजिए इस तरह से 4 सेंटीमीटर आप फाइंड कर लीजिएगा और यहाँ पे कट लगा दीजिएगा। 4 सेंटीमीटर का कट यहाँ लगा दीजिएगा और 4 सेंटीमीटर का ही कट आप यहाँ लगा दीजिएगा। अब क्या करना है, अब ये जो डायगोनल्स है इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो डायगोनल के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमें कुछ इस तरह का फिगर मिल जाएगा, जिसको हम नाम दे सकते हैं एल, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एल एम एन ओ, इस तरह से नाम दे सकते हैं। और आपको पता है परपेंडिकुलर जो होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है या फिर इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे ये ये जो डायगोनल है ना, ये वाली डायगोनल आपकी ये परपेंडिकुलर बना रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन, तो ये 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी हमें मिल रहा है। इसलिए हमें प्रोटेक्टर का यूज करके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने की जरूरत नहीं है और हमें कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। फेयर फिगर आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेटर मिल जाएगा। अब हम पार्ट 4 कर लेते हैं। 4 पार्ट देख लेते हैं। पहले तो आप 8 सेंटीमीटर की डायगोनल बना लीजिए। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो कंपास को मोर देन हाफ ओपन करके डायगोनल के दोनों साइड आर्क बनाएंगे और इन आर्क को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर डायगोनल का। अब इस मिड पॉइंट पे हमें 140 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इस 8 सेंटीमीटर डायगोनल के मिड पॉइंट पे प्रोटेक्टर के सेंटर को रखिए और प्रोटेक्टर पे 140 डिग्री आपको जहां भी दिख रहा है वहां पे मार्क कर लीजिए। अब 140 डिग्री का हमने एंगल भी ले लिया और हमारी सेकंड डायगोनल भी ले ली, जो वो 8 सेंटीमीटर की है, लेकिन मिड पॉइंट से ये बोथ साइड 4-4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना होगा, 4-4 सेंटीमीटर मार्क करना होगा बोथ साइड। तो हम अगेन कंपास यूज करेंगे और 4-4 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे बोथ साइड। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डायगोनल के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। इन दोनों डायगोनल के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे आपको कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेटर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेटर को नाम दे दीजिए WXYZ। आपका कोऑर्डिनेटर है WXYZ, जिसकी दोनों डायगोनल 8 सेंटीमीटर की हैं और अपने मिड पॉइंट पे, अपने बाइसेक्टिंग पॉइंट पे 140 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 कर लिया है। अब क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, कंसीडर अ सर्किल विद सेंटर O, लाइन सेगमेंट PL एंड AM are two perpendicular diameter of the circle. What is the figure APML region and or experiment to figure this out? कहा जा रहा है कि आप एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, कंपास और पेंसिल को यूज करके एक फाइन सर्किल बना लीजिए जिसका सेंटर O हो और इस सर्किल में डायामीटर होगी PL एंड AM, लेकिन डायामीटर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाए। इस तरह से डायामीटर आपको बनानी है और आपको APML को ज्वाइन करके बताना है कि क्या फिगर बना है। जो भी फिगर मिला है उस बताना है कि वो आप उसको रीजन क्या है, आप इसे स्क्वायर मान रहे हैं, रेक्टेंगल मान रहे हैं या रोम्बस मान रहे हैं, तो क्यों मान रहे हैं, रीजन आपको देना है या फिर आपको एक्सपेरिमेंट करके बताना है फिगर का। तो देखिए सबसे पहले तो हम सर्किल बना लेते हैं। आप पेंसिल और कंपास से फाइन सर्किल बनाइएगा। मैं यहाँ पे आपके लिए इस तरह से एक रफ फिगर बना रही हूँ। तो एक सर्किल हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये सर्किल हमने बना लिया, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है। अब आपको क्या करना है कि डायामीटर बनानी है PL। तो एक डायामीटर आपको बनानी है PL कुछ इस तरह से और एक डायामीटर आपको बनानी है AM कुछ इस तरह। तो ये तो हो गई PL और ये हो गई AM। अच्छा, डायामीटर आपको पता है क्या है, सर्किल में डायामीटर क्या होती है, सर्किल की एक एजिस से दूसरी एजिस तक गुजरने वाली लाइन सेगमेंट, लेकिन सर्किल के सेंटर से होती हुई गुजरती है। एक एजिस से दूसरी एजिस तक गुजरने वाली लाइन सेगमेंट सर्किल के सेंटर से होती हुई जाती है। ऐसे ही एएम क्या है, एक एजिस से दूसरी एजिस तक पहुंचने वाली लाइन सेगमेंट, लेकिन सर्किल के सेंटर से होती हुई जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्किल के सेंटर से होती हुई जो भी लाइन सेगमेंट सर्किल के एक एजिस से दूसरे एजिस तक जा रही हैं, उन्हें हम डायामीटर कह सकते हैं। तो ये दो भी एक डायामीटर ही है, लेकिन हमें डायामीटर किस तरह से बनानी है,
कि दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाए। परपेंडिकुलर क्या, कुछ इस तरह का सिंबल होता है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों ही लाइन सेगमेंट, दोनों ही डायमीटर एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। पीएल पीएल एएम के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए और एएम पीएल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो दोनों ही डायमीटर आपको इस तरह से बनानी है कि वो परपेंडिकुलर हो, पीएल एएम के परपेंडिकुलर हो, एएम पीएल के परपेंडिकुलर हो, और दोनों ही अपने बाइसेक्टिंग पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें, परपेंडिकुलर बनाए। क्लियर हुआ इतना आपको? अब आपको पता है कि भाई आपने डायामीटर समझ लिया और आपने एएम और पीएल भी आपने डायामीटर बना भी लिए। अब डायामीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस क्या है? डायामीटर का हाफ है। अगर पीएल डायामीटर है तो रेडियस क्या होगी? ओएल और पीओ। और अगर एएम डायामीटर है तो एओ रेडियस होगी और क्या होगी? ओ एम रेडियस होगी। तो ये क्या है? ये इसकी रेडियस है। अब आप देखिए कि भाई आगे आपसे कहा क्या गया है कि आप ए पी एम एल को ज्वाइन कर लीजिए। ए पी एम एल को आप ज्वाइन करिए और बताइए कि आपको क्या फिगर मिल रहा है। तो भाई इसको ज्वाइन करने के बाद आप बता सकते हैं क्या हमें क्या फिगर मिल रहा है? स्क्वायर मिल रहा है, रोम्बस मिल रहा है, या रेक्टेंगल मिल रहा है? तो ये तो हम इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बता पाएंगे कि हमें क्या फिगर मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पी एल जो है, पी एल जो है वो आर प्लस आर 2 आर के इक्वल है। पी एल, पी और एल, आर प्लस आर और आर को प्लस कर दूं जो कि 2 आर होता है, उसके इक्वल है। और ए एम बी इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ए एम बी आर प्लस आर इक्वल 2 आर के इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जो फिगर हमारा ए पी एम एल है, इसमें जो बोथ डायगोनल है वे क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। एक दूसरे के इक्वल है ना, यहाँ भी आर प्लस आर 2 आर मिल रहा है, यहाँ भी आर प्लस आर 2 आर मिल रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देख, आप कह सकते हैं कि इन फिगर ए पी एम एल आप क्या देख रहे हैं? इन फिगर ए पी एम एल डायगोनल पी एल इक्वल टू ए एम। आप इतना समझ पा रहे हैं? अच्छा, डायगोनल इक्वल है, दोनों ही फिगर, इस फिगर में डायगोनल इक्वल है। और डायगोनल किस में इक्वल होती है भाई? या तो रेक्टेंगल में होती है या स्क्वायर में होती है। तो ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है अभी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए और कैसे इसको और इसका ऑपरेशन करते हैं इस फिगर का, ताकि अच्छे से क्लियर हो कि ये है क्या। तो और क्या देख रहे हैं आप इस फिगर में? आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जो पीओ है, आप देख रहे हैं कि पीओ जो है वो ओ एल के इक्वल है। पीओ जो है वो पीओ ओ एल के इक्वल है। और आप क्या देख रहे हैं? और आप देख रहे हैं कि ए ओ जो है, देख पा रहे हैं ना, ए ओ जो है वो ओ एम के इक्वल है। ए ओ एम के इक्वल है। दिखाई दे रहा है? पी और ओ एल के इक्वल है। ए और ओ एम के इक्वल है। तो यहाँ पे आप दोनों ही देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही डायगोनल में पी ओ एल इक्वल है और ए ओ और ओ एम इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि डायगोनल जो है इन फिगर ए पी एम एल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? आप इन फिगर ए पी एम एल आप क्या देख पा रहे हैं? डायगोनल डायगोनल बाइसेक्ट। अब डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हैं। अब डायगोनल कहाँ बाइसेक्ट करती है भाई? स्क्वायर में करती है या रेक्टेंगल में करती है? तो यहाँ पे हमने एक चीज तो देखी कि यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है। डायगोनल बाइसेक्ट हो रही है, फिर भी हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि ये फिगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। अभी हमें इस फिगर का और ऑपरेशन करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी एल जो है वो डायगोनल पी एल एंड डायगोनल पी एल एंड ए एम, बोथ डायगोनल जो है पी एल एंड ए एम वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे हैं।
तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखिए इन फिगर, यहाँ आप लिखिए इन फिगर APML, आप क्या देख रहे हैं इन फिगर APML, बोथ बोथ डायगनल, बोथ डायगनल, कौन सी बोथ डायगनल, AM एंड PL। आप देख रहे हैं कि फिगर APML में बोथ डायगनल AM और PL आर, बोथ डायगनल आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन कुछ इस तरह से होता है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड, और क्या देख रहे हैं आप, ये परपेंडिकुलर है, वो दोनों ही डायगोनल PL और AM एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड 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 फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री at their बाइसेक्टिंग पॉइंट, अपने बाइसेक्टिंग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एंड फॉर्म एंगल ऑफ 90 डिग्री एट देयर बाइसेक्टिंग पॉइंट, अपने बाइसेक्टिंग पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल भी तो बना रही हैं, परपेंडिकुलर बन रहा है, इसका मतलब अब इसके बाइसेक्टिंग पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है भाई, ये प्रॉपर्टी भाई बोथ डायगोनल इक्वल टू ईच अदर, वो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब दो बराबर भागों में बांट रही हैं, एक दूसरे बोथ डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे के इक्वल है, दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है, दोनों ही डायगोनल में जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रही है एक दूसरे को। और आप यहाँ क्या देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, बोथ डायगोनल अपने बाइसेक्टिंग पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना रही है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी किस में होती है, ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में पाई जा सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो फिगर या देयरफॉर फिगर APML इज अ स्क्वायर, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो फिगर है तो हम ये एक स्क्वायर है, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली सारी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल रही है। तो हमने क्वेश्चन 3 कर दिया है, क्वेश्चन 4 भी कर लेते हैं। Question 4, we have seen how to get 90 degree using paper folding. Now suppose we do not have any paper but two sticks of equal length and a thread. How do we make an exact 90 degree using these? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप पेपर फोल्ड करके 90 डिग्री का एंगल बनाना जानते हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है और आपके पास इक्वल लेंथ की दो स्टिक हैं और थ्रेड है, तो आप 90 डिग्री का एंगल देने वाला फिगर किस तरह से बनाएंगे। तो भाई पेपर फोल्ड करके तो 90 डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं ना इजीली। देखिए आपके पास ये पेपर है, आपके पास ये पेपर है और आपने इस पेपर को पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर आपने इसी पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ऐसे फोल्ड करने के बाद आप जब इस पेपर को ओपन करेंगे तो आपको टू डायगोनल मिल जाएगी, एक डायगोनल ये मिली, एक डायगोनल ये मिली, और ये दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे आपको 90 डिग्री के एंगल बनते मिल जाएंगे। एक एंगल ये मिला, एक एंगल ये, एक ये और एक एंगल आपको इस तरह से बनता मिल जाएगा। तो पेपर को यूज करके तो 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको आता है। अब टू स्टिक जो कि इक्वल लेंथ की है उनको यूज करके 90 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे, आप देखिए। तो यहाँ वी विल टाई स्टिक टू इक्वल लेंथ इन सच अ वे दैट दे फॉर्म परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
अब हमें इक्वल लेंथ की 2 स्टिक लेनी है, स्टिक 1 एंड स्टिक 2। अब आपको इन्हें टाई कुछ इस तरह से करना है कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएं। स्टिक 1 को ऐसे रखिए और स्टिक 2 को ऐसे रखिए। इस तरह से टाई करिए कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। साथ में और क्या ध्यान रखना है, बोथ स्टिक बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इन दोनों स्टिक का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी आप इस तरह से लें कि दोनों स्टिक एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। जितनी लेंथ इस साइड है उतनी लेंथ इस साइड रहे, जितनी लेंथ यहाँ है उतनी लेंथ ही इस साइड रहे। अगर आप स्टिक को इस तरह से टाई करेंगे, अब यहाँ से स्टिक को टाई कर दीजिए। किन बातों का ध्यान रखें, एक तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए और एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। अगर इस तरह से आप इन 2 स्टिक को टाई करेंगे तो आपको जो भी फिगर मिलेगा उसके ऑल एंगल 90 डिग्री के होंगे और यहाँ पे यही कहा गया है कि आप ऐसा फिगर बनाइए जिसके ऑल एंगल 90 डिग्री के होंगे। अब क्या करना है, टाई द थ्रेड एट द एंड पॉइंट ऑफ द स्टिक। अब इस स्टिक के एंड पॉइंट पे थ्रेड को टाई कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो आप क्या देखेंगे, इन दिस वे वी विल मेक अ स्क्वायर हुज 4 एंगल बी 90 डिग्री। इस तरह से हमें एक स्क्वायर शेप मिल जाएगी जिसके 4 एंगल 1 2 3 4 एंगल 90 डिग्री के होंगे। आप देखिए कि ये जो एंगल बन रहा है ना इस स्क्वायर में, ये एंगल ये 45 डिग्री का है और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये भी 45 डिग्री का है। तो 45 ये पूरा एंगल जो होगा स्क्वायर का, ये पूरा एंगल इस स्क्वायर का 90 डिग्री का होगा। यहाँ ये जो स्क्वायर में ये एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का ही होता है। स्क्वायर में 90 का हाफ होता है, तो दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 45 का होगा, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, ये वाला एंगल भी। तो दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से थ्रेड स्टिक पे टाई करने पे आपको 90 डिग्री के 4 एंगल्स तो मिल जाएंगे। एक स्क्वायर शेप मिलेगी और 90 डिग्री के 4 एंगल मिल जाएंगे। एंगल विल बी 90 एट द बाइसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो स्टिक है जहाँ पे ये बाइसेक्ट हुई है वहां पे भी आपको 90 डिग्री के एंगल बनते हुए मिलेंगे, क्योंकि हमने परपेंडिकुलरली स्टिक को टाई किया है और इस बात का भी ध्यान रखा है कि ये बाइसेक्ट करें एक दूसरे को। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री के एंगल बनते हुए मिलेंगे। परपेंडिकुलर टाई करने पर 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है। तो यहाँ भी आपको 90 डिग्री के एंगल बनते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया था कि आप स्टिक और थ्रेड को 2 इक्वल लेंथ की स्टिक और थ्रेड को यूज करते हुए ऐसी शेप बनाइए कि जो भी एंगल मिले वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के हो। तो हमने इस तरह से ये क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर और साइंस के कुछ चैप्टर्स के वीडियो बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप उन वीडियो का लाभ भी ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 क्या है, वी सो दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इज अपोजिट साइड are parallel. Can this be chosen as a definition of a rectangle? In other words, is quadrilateral that opposite side parallel and equal a rectangle? हमने रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो वह रेक्टेंगल है। अब क्या रेक्टेंगल की इतनी डेफिनेशन काफ़ी है? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है तो रेक्टेंगल है। तो क्या रेक्टेंगल के लिए इतनी डेफिनेशन देना काफ़ी है कि ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है वह रेक्टेंगल है? नहीं भई, रेक्टेंगल की डेफिनेशन तब पूरी होगी जब अपोजिट साइड पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो और साथ में जो 4 एंगल्स बनते हैं 4 साइड पे, 4 कॉर्नर पे जो 4 एंगल बनते हैं वह भी 90 डिग्री के होने चाहिए। आपको पता है ये क्या फिगर है? पैरेललोग्राम है। ये एक ऐसा फिगर है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। पर हम एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हम एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल? हम एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें जो 4 एंगल बनते हैं ना, इसकी जो 4 वर्टेक्स पे जो एंगल्स बनते हैं ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे हम हर कोऑर्डिनेटर को जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो रेक्टेंगल नहीं कह सकते, उसी कोऑर्डिनेटर को हम रेक्टेंगल कहेंगे जो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, साथ में वह 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करे अपनी 4 वर्टेक्स पे। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, नो दिस कांट बी अ डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल, अ कोऑर्डिनेटर विद अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल इज अ पैरेललोग्राम, but not all parallelogram are rectangles. A rectangle need all angles to be right angle. तो भाई हम ये डेफिनेशन रेक्टेंगल की नहीं हो सकती कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, क्योंकि पैरेललोग्राम एक ऐसा ही फिगर है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। रेक्टेंगल की डेफिनेशन पूरी करने के लिए उसको राइट एंगल भी होना चाहिए। तो भाई हमने क्वेश्चन 5 कर लिया है। इसी तरह से हमने पार्ट 2 में स्क्वायर और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा। इस और फिगर इट आउट पेज नंबर 94 में जो क्वेश्चन 5 थे वह भी हमने कर लिए हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।